हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दर्शन सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ओके, और जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सो लेट अस वी स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, हाउ टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, कैसे बनाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को, उसकी जो डिफरेंट मेथड्स थी उसके बारे में देखा, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अब आज डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सो वेरियस प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय द कोलोइडल सॉल्यूशन एंड दैट इज डिस्क्राइब हियर। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा जब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑलवेज ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, so colloidal particle being bigger aggregates, the number of particles in colloidal solution is comparatively small as compared to the true solution। बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर पार्टिकल की साइज स्मॉलर होती है। ओके, बट जैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, दिस पार्टिकल गेट एग्रीगेट, वो कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और एक बिगर साइज का पार्टिकल बना देते हैं। इसीलिए यहाँ बोला है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं। दैट्स वाई उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। गॉट इट? एंड हेंस वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर स्मॉलर। इसीलिए इनके अंदर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू होती है दे गेट स्मॉलर एंड आर ऑर्डर ऑफ एज कम्पेयर टू द वैल्यू शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन। यानी ट्रू सॉल्यूशन जो वैल्यू शो करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसकी कंपेयर में ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू स्मॉल होती है। ओके, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जो हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्मॉल आएगी एज कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। वैसे टिंडल इफेक्ट के बारे में तो आपको पता है, आप क्लास 9 से पढ़ के आते हो कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट का डिफ्यूजन कर देते हैं, लाइट का स्कैटरिंग कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें जो इफेक्ट देखने को मिलती है दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि जब रात के अंधेरे में हम व्हीकल चलाते हैं तो लाइट, जो हेडलाइट होती है वो हेडलाइट का फोकस आपने देखा होगा। तो फोकस जैसे ही निकलता है हेडलाइट के अंदर से, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं। तो ये जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना, वही लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्या होता है कि जो लाइट का पूरा पाथ है, लाइट बीम का पूरा पाथ है, वो विजिबल होता है, वो हम देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ वही टिंडल इफेक्ट की बात करिए, बट हमें वो कोलोइडल सॉल्यूशन के टर्म्स में देखना है, समझ गए। सो इफ होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लेस इन डार्क, जब हम होमोजीनियस सॉल्यूशन को डार्क प्लेस में रखते हैं और फिर उसके अंदर लाइट इंसिडेंट करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि हमने एक डार्क प्लेस पर होमोजीनियस सॉल्यूशन को रखा है। उसके बाद में ये लाइट का सोर्स है, ये लाइट सोर्स के अंदर से हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं। जैसे ही लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो जो डायरेक्शन के अंदर लाइट जाती है, जो डायरेक्शन के अंदर लाइट जा रही है, अगर वही डायरेक्शन के अंदर मीन्स ये वाली डायरेक्शन के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अब सॉल्यूशन अपीयर क्लियर, जो सॉल्यूशन है वो आपको क्लियर दिखेगा, यस इट्स इन क्लियर। बट ये जो डायरेक्शन के अंदर लाइट इंसिडेंट होती है उसके परपेंडिकुलर या तो राइट एंगल से राइट एंगल डायरेक्शन के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे, दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, वो लाइट जो डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है उसके राइट एंगल पर रखा हुआ है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है इट अपीयर परफेक्टली डार्क, वो परफेक्टली डार्क दिखता है, यस। So colloidal solution viewed in the same way may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted light, but they show a mild to a strong opalescence when viewed at the right angle। opalescence का मीनिंग क्या होता है बेटा, इस तरह का व्यू दिखता है, एकदम हैजी वाइट दुधिया जैसा। ओके, सो कोलोइडल सॉल्यूशन को
जो डायरेक्शन में से लाइट इंसिडेंट होती है वहां से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। बट अगर ऊपर से देखते हैं तो राइट एंगल डायरेक्शन से देखते हैं तो हमें एकदम ब्लैक दिखाई देगा या तो ऑप्लोसेंस यानी एकदम हेजी वाइट दिखाई देता है। ओके, व्हेन व्यूड एट द राइट एंगल टू द पैसेज ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय द ब्लूइश लाइट। और जो पाथ होता है, लाइट का जो पूरा पाथ है वो ब्लूइश लाइट से पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, बराबर। तो ये आपको बताया है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट कैसे विजिबल होती है। एंड दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फेराडे। फेराडे ने ये सबसे पहले इफेक्ट देखी थी। एंड लेटर दिस वाज स्टडीड इन डिटेल बाय द टिंडल। टिंडल ने इसको डिटेल में स्टडी किया था। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द फेराडे। यस, फेराडे ने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद में जो टिंडल थे वो टिंडल ने ये इफेक्ट का डिटेल स्टडी किया था। दैट्स वाई ये इफेक्ट का नाम पड़ा टिंडल इफेक्ट। गॉट इट। अब यहाँ आप देख सकते हो तो टिंडल इफेक्ट के मैंने एक दो एग्जांपल प्लेस किए हुए हैं। ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। ओके, तो यहाँ फिगर के अंदर देख सकते हो कि ये जो आपको कौन दिख रहा है यहाँ, ब्राइट कोन, दिस वन। मैं आपको डार्क करके थोड़ा दिखाता हूँ, दिस दिस एरिया। यस, ये जो कौन जैसा शेप है उसको हम बोलते हैं टिंडल कौन। गॉट इट। यहाँ भी आप टिंडल कौन देख सकते हो। So ये जो bright cone है that is known as Tyndall cone, and the Tyndall effect is due to the fact that colloidal particles scatter the light in all the direction in space. तो टिंडल इफेक्ट क्यों देखने को मिलती है, तो टिंडल इफेक्ट देखने का रीज़न क्या है, विजिबल होने का रीज़न कि ये जो कॉलोइडल पार्टिकल होते हैं ये कॉलोइडल पार्टिकल लाइट का स्कैटरिंग कर देते हैं स्पेस के अंदर इन एवरी डायरेक्शन, इसीलिए हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है। आगे देखते हैं बेटा, दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ बीम इन कोलोइडल डिस्पर्जन। ओके, तो ये जो लाइट का स्कैटरिंग होता है, ये लाइट के स्कैटरिंग से बीम का जो पूरा पाथ है, ये बीम का पूरा पाथ विजिबल हो जाता है। ओके, इन द कोलोइडल डिस्पर्जन। एंड टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर। बेटा जब हम सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने जाते हैं तो आपने ध्यान से देखा होगा, हमारा ध्यान तो वैसे स्क्रीन पर होता है, बट आप थोड़ा पीछे की ओर नजर डालोगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो आपको दिखाई देगा पीछे से प्रोजेक्टर के अंदर से लाइट का पूरा सोर्स इंसिडेंट होता है स्क्रीन के ऊपर। तो वो लाइट का जो पूरा सोर्स है वो पूरा सोर्स आप देख पाओगे, और उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसके अंदर आपको नजर आएंगे। सो यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ बाजू में हमने डायग्राम रखा है, फोटो रखा है, उसके अंदर आप देख सकते हो तो पूरा पाथ, बस यही थिएटर का या सिनेमा हॉल का जो प्रोजेक्टर है वही प्रोजेक्टर यहाँ रखा हुआ है। तो देखोगे पूरा पाथ विजिबल होता है। तो क्यों, तो क्योंकि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो लाइट के बीम को स्कैटर कर देंगे। वो जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, उसको हम कहेंगे कोलोइडल पार्टिकल, एटमॉस्फेयर के कोलोइडल पार्टिकल, और वो लाइट के बीम को स्कैटर कर देंगे जिससे लाइट का पूरा पाथ विजिबल होता है। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, कौन सी दो कंडीशन, फर्स्ट डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर। ये जो डिस्पर्स पार्टिकल है यानी डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमने जो पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड डिस्पर्स पार्टिकल, उसका डायमीटर छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। किसकी कंपेयर में, लाइट की जो वेवलेंथ, हम जो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो लाइट की वेवलेंथ से पार्टिकल का डायमीटर या पार्टिकल छोटे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। यानी जो मीडियम एंड फेस होता है, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू के अंदर लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉलोइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। ये जो टिंडल इफेक्ट है उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कॉलोइडल सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन है। गॉट इट। सीधी बात है, आप लाइट पास करोगे, अगर लाइट बीम का पाथ विजिबल हो जाता है दैट मीन्स इट्स अ कोलोइडल सॉल्यूशन। बट अगर नहीं होता है तो आपको समझ जाने का ये ट्रू सॉल्यूशन है, बराबर। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया जो आपको याद रखना है।
जिग्मोंडी, यहाँ हमको फोटो दिया है, दिस इज ही इज द जिग्मोंडी एंड 1903 यूज टिंडल इफेक्ट टू सेट अप एन अपरेटस नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का जो सेटअप था वो सेटअप करने के लिए टिंडल इफेक्ट का यूज़ किया था, बराबर। तो ये उनका जो पूरा सेटअप है वो सेटअप का भी फोटो यहाँ दिया हुआ है, बट डिटेल में नहीं दिया है, बट ये खाली उसका यूज़ दिया है, कहाँ यूज़ किया था। एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज फोकस ऑन द कोलोइडल सॉल्यूशन कंटेनिंग कंटेन इन अ ग्लास वेसल। क्या किया भाई उन्होंने, तो ग्लास वेसल जिसके अंदर हमने क्या रखा है, कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके अंदर से उन्होंने लाइट का इंटेंस बीम पास किया। ओके, so the focus of the light is then observed with a microscope at right angle to the beam। बाद में क्या किया, तो जैसे ही हमने आगे डिस्कस किया कि लाइट का बीम जहाँ से आता है, उस लाइट का बीम सपोज ये डायरेक्शन में आता है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या तो राइट एंगल डायरेक्शन में हमने माइक्रोस्कोप को फोकस किया। जब माइक्रोस्कोप को फोकस करते हैं देन इंडिविजुअल कोलोइडल पार्टिकल अपीयर एज अ ब्राइट स्टार। तो जो इंडिविजुअल कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, इंडिविजुअल कोलोइडल पार्टिकल दे अपीयर एज अ ब्राइट स्टार, वो ब्राइट स्टार की तरह अपीयर करते हैं अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। सी, हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो नहीं दिखेंगे बट उसके प्लेस पर ऐसे ब्राइट स्टार के स्पॉट दिखेंगे। एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलोइडल पार्टिकल, उसकी हेल्प से हमें एक्चुअल कोलोइडल पार्टिकल विजिबल नहीं होते, बट ओनली ऑब्जर्व द लाइट स्कैटर्ड बाय बीम। बीम की हेल्प से जो लाइट स्कैटर होती है, ओके, वही लाइट हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। एंड दस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, ये कोलोइडल पार्टिकल की साइज एंड शेप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इट ओनली शोज अस स्कैटर्ड लाइट बीम, उसकी हेल्प से हमें स्कैटर्ड लाइट बीम ही विजिबल होता है। गॉट इट। आगे देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, कलर। द कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये जो कलर होता है वो कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो स्कैटर्ड लाइट है उसका कलर, तो डिपेंड, कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन उसका कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। ये जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो जो लाइट को स्कैटर करते हैं वो लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द, और हाँ, तो क्वेश्चन इज जरा इसकी, ये जो कलर की लाइट निकलेगी वही कलर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो बेसिक क्वेश्चन आता है कि भाई ये लाइट की वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। अल्टीमेटली सब कुछ आपके डिस्पर्स पार्टिकल पर निर्भर करता है। डिस्पर्स पार्टिकल की साइज जैसी होगी उस तरह से लाइट की वेवलेंथ डिसाइड होती है, लाइट की वेवलेंथ डिसाइड होती है, उसके बेस पर कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर डिसाइड होता है। सो द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस विद द मैनर इन विच ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट। जो ऑब्जर्वर है वो रिसीव लाइट को किस तरह से रिसीव करता है, यानी वो जो लाइट रिसीव करता है उसकी इंटेंसिटी अगर कंटिन्यूसली चेंज होती है तो कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर आल्सो चेंजेस। ओके, सो फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, अभी हमने ये दूध और पानी का मिक्सचर लिया है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर लिया है, दैट अपीयर ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट के एरिया से हम देखेंगे तो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखता है, बट व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट, हम ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। सो फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर। जो फाइनेस्ट गोल्ड सोल होता है, यस, फाइनेस्ट गोल्ड सोल, ये रेड कलर का होता है। एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जैसे जैसे हम पार्टिकल की साइज बढ़ाते हैं, इट अपीयर पर्पल, वो पर्पल कलर का बन जाता है। एंड देन ब्लू एंड फाइनली गोल्डन, वो बाद में ब्लू बनता है और लास्ट में गोल्डन बन जाता है। तो यहाँ गोल्ड सोल की बात करिए तो गोल्ड सोल का सबसे पहले कलर होता है रेड। रेड में से अब पार्टिकल की साइज बढ़ाते हो तो वो बनता है पर्पल, पर्पल में से बनेगा ब्लू, और पार्टिकल की साइज बढ़ाओगे तो इट बिकम गोल्डन। बराबर, तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ब्राउनियन मूवमेंट, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं
ओके, आपको यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है, अगर डायग्राम एग्जाम में पूछते हैं तो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, कुछ नहीं है, पार्टिकल्स यहाँ ड्रॉ किए हुए और साथ में उसको अटैच कर दिया है, बराबर, जिगजैग मैनर के अंदर। देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है। When colloidal solution are viewed under a powerful ultra microscope, जब colloidal solution को पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो उस टाइम पर द colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion। तो ये जो colloidal particle होते हैं वो कंटिन्यूस zigzag मोशन के अंदर नजर आते हैं ऑल ओवर द फील्ड ऑफ व्यू, यानी जो पूरा व्यू होता है वो पूरे व्यू के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जो colloidal particle है ये zigzag मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, दे परफॉर्मिंग zigzag मूवमेंट। ओके, इस तरह की zigzag मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ऐसा पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तब हमें पता चलता है। एंड दिस मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ये मोशन को ऑब्जर्व किया था और इसीलिए उनके नाम पर से नाम पड़ा ब्राउनियन मूवमेंट। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कॉलोइड। ये जो मोशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कॉलोइड, यानी कॉलोइड के नेचर पर ये मोशन का कोई भी असर नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड्स ऑन द, बट किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये पार्टिकल की मोशन है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन के नेचर पर या कॉलोइड के नेचर पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। ओके, स्मॉलर द साइज, साइज जितनी छोटी होगी, स्मॉलर द साइज लेजर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इतनी ही कम होगी, और विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी कम होती है, फास्टर द मोशन, ये मोशन इतनी ही फास्ट होती है, बराबर। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल, लेजर द विस्कोसिटी, लेजर द विस्कोसिटी, फास्टर इज द मोशन ऑफ द particle in the Brownian movement. The Brownian movement has been explained to be due to the unbalanced bombardment of the particle by the molecule of the dispersion medium। dispersion medium के अंदर जो molecules होते हैं, ये molecules के ऊपर जब particles का bombardment होता है, बराबर, तो अनबैलेंस क्रिएट होता है, और अनबैलेंस क्रिएट होने से ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो विजिबल होती है। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज स्टीयरिंग इफेक्ट विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल टू सेटल डाउन। स्टीयरिंग का मीनिंग क्या होता है? होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना, यस। ब्राउनियन मूवमेंट के अंदर क्या होता है? इट हैज अ स्टीयरिंग इफेक्ट विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल टू सेटल एंड थस रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल। कि यहाँ सॉल स्टेबल क्यों होता है, कि पार्टिकल्स मूव करते करते नीचे क्यों नहीं बैठ जाते। जैसे नहीं कि अगर आप पानी के अंदर चौक डालो या सैंड डालो तो थोड़ी देर वो घूमेगा, चौक का पार्टिकल होगा, बाद में थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएगा, बराबर। बट ये कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स नीचे क्यों नहीं बैठते, वो मूव क्यों करते हैं? तो यहाँ आपको बताया है कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो डिस्पर्जन मीडियम क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं। यहाँ लिखा है ना स्टीयरिंग इफेक्ट, स्टीयरिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? वो उसको होल्ड करके रखते हैं मीडियम के अंदर, एंड दैट्स वाई दे आर not settling down into the solution, and that is the response that is why it is responsible for the stability of the soil, इसीलिए हमारा soil stable होता है, बराबर। and fourth one is a charge on colloidal solution। okay, charge on colloidal solution, colloidal particles always carry an electric charge। उसके अंदर always क्या होता है? electric charge होता है, always electric charge, it may be a positive, it may be a negative। The nature of this charge is the same on the particle in given colloidal solution and may be either positive or negative। यानी ये positive भी होगा, negative भी होता है। Okay, a list of some common sol which with the nature of charge on their particle is given below। तो यहाँ थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ आप देखोगे पॉजिटिवली चार्ज सॉल, दिस आर द नेगेटिवली चार्ज सॉल। यहाँ आप देखोगे पहले ही एग्जाम्पल के अंदर हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है और उसके एग्जाम्पल दिए हैं। देन सेकंड के अंदर बेसिक डाइस्टफ दिया हुआ है, मिथिलिन ब्लू सॉल है।
हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, देन लास्ट वन ऑक्साइड, TiO2 सॉल्ट, दिस आर ऑल आर द पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट। ओके, नेगेटिव चार्ज सॉल्ट की बात करते हैं तो मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, दिस आर द नेगेटिव चार्ज सॉल्ट। देन मेटालिक सल्फाइड लाइक Ag2S3, AH2S3, देन Sb2S3, CdS, देन एसिडिक डाइस्टफ। ओके, ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा बेटा। आपको दिया ईओसिन, कॉन्गोरेडसोल, देन सॉल ऑफ द स्टार्च, गम है, जिलेटिन है, क्ले है, चारकोल है, दिस आर द नेगेटिव चार्ज सोल। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल कंपलसरी याद रखने हैं। ओके, नाउ द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड द प्रेजेंस ऑफ equal and similar charge on colloidal particle is largely responsible in providing stability to the colloidal solution। कि हमारा colloidal solution stable क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, colloidal particles के ऊपर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए हमारा जो colloidal solution है इट गेटिंग द स्टेबिलिटी। एंड बिकॉज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं हैविंग सेम चार्ज, उसके ऊपर सेम चार्ज होता है, दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम एग्रीगेटिंग व्हेन दे कम क्लोजर टू वन अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि यहाँ क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज, कि जो पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्जेस होते हैं वो पार्टिकल्स जब एक दूसरे के पास पास में आते हैं, पास पास में, तो ऑब्वियसली लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्जन होता है। तो जैसे ही लाइक चार्जेस वाले पार्टिकल पास पास में आएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनके बीच में रिपल्जन होगा, एंड दे डू नॉट अग्रेगेट, यानी वो कंबाइन नहीं होते हैं। ओके, वो पास आते हैं तब कंबाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, कॉलोइडल पार्टिकल के ऊपर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज होते हैं, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। तो ये सेम सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स जब पास पास में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्जन होगा, और अग्रेगेटिंग होता नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए उनको एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा, और इसीलिए ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। एंड द चार्ज ऑन द सॉल्ट पार्टिकल इज ड्यू टू, ये कॉलोइडल पार्टिकल के ऊपर, ये सॉल्ट पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्यों रहता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू वन और मोर रीजन। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सॉल्ट पार्टिकल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ द मेटल। तो सबसे पहला रीजन इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ओके, कि ये जो सॉल्ट पार्टिकल है वो क्या करते हैं, मेटल की सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, यानी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, और तो उसके ऊपर चार्ज आ गया। गॉट इट। दूसरा रीजन बताया, ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्ट पार्टिकल है वो सॉल्यूशन के अंदर से आयंस का एड्सॉर्प्शन कर लेता है। और ड्यू टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, कि वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये सब कुछ समझेंगे हम। ओके, ये तीन रीजन से क्या होता है, सॉल्ट पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है। अब पहला देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन सॉल्ट पार्टिकल, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयन इज डिस्क्राइब हियर। सो सॉल्ट पार्टिकल acquire positive and negative charge by preferential adsorption of positive and negative ion। ये तो सॉल्ट पार्टिकल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं by the adsorption of positive or negative ion when two or more ion are present in the dispersion medium। जब हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर दो या ज़्यादा आयन प्रेजेंट होते हैं, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयन कॉमन टू द कॉलोइडल पार्टिकल अनयूजुअली टेक प्लेस। तो जब हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, हमारे डिस्पर्जन मीडियम जो यानी जिसके अंदर मैंने ये पार्टिकल्स डिस्पर्जन फेस को डिसॉल्व किया है, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो मेरे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जब दो या ज़्यादा चार्जेस या आयन प्रेजेंट होते हैं, टू और मोर आयन आर प्रेजेंट, तो क्या होता है, ये जो कॉलोइडल पार्टिकल है दे एड्सॉर्ब द आयन।
सो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन कॉमन टू द कॉलोइडल पार्टिकल, तो कॉलोइडल पार्टिकल के अंदर और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो आयन कॉमन होता है ना, वो आयन को वो एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस के ऊपर. यस, and that's why this can be explained by taking the following example. Here we took the example when highly diluted solution of silver nitrate means AgNO3 is added to highly diluted potassium iodide. जब सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो यहाँ क्या होता है, प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड, यानी यहाँ से आएगा AgI और यहाँ से पोटेशियम और NO3 मिल जाएंगे, दे फॉर्म KNO3. हम यहाँ बात कर रहे हैं AgI की. द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड एड्सॉर्ब आयोडाइड आयन, वो क्या करेगा, जो आयोडाइड आयन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम में से, एंड नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल सॉलिड रिजल्ट. उसने क्या किया, आयोडाइड आयन को एड्सॉर्ब किया. आयोडाइड आयन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो आयोडाइड आयन होता है नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए मेरा जो कॉलोइडल सॉल है वो क्या करता है, तो नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल सॉल का फॉर्मेशन करता है. अब आयोडाइड आयन का ही एड्सॉर्प्शन क्यों किया, तो उसका आंसर मैंने अब यहाँ ही आपको बताया कि डिस्पर्जन मीडियम और जो कॉलोइडल सॉल होता है उसके अंदर जो कॉमन है, तो यहाँ कॉमन कौन है, आयोडीन. आयोडीन इज कॉमन इन बोथ ऑफ दिस. ओके, यानी पोटेशियम आयोडाइड के अंदर मैंने सॉल्व किया है, पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मैंने सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया हुआ है, तो पोटेशियम आयोडाइड को मैं कहूँगा डिस्पर्जन मीडियम. ओके, एंड दिस वन इज अवर सॉल्व AgI. तो वो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, आई, आयोडाइड इज कॉमन, और इसीलिए उसको वो एड्सॉर्ब करेगा, जिससे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल सॉल का फॉर्मेशन होता है. हाउएवर व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू द AgNO3, पॉजिटिवली चार्ज सॉल रिजल्ट ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस आयन. कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जो Ag प्लस आयन है वो Ag प्लस आयन भी वो एड्सॉर्ब कर लेगा फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम. अगर Ag प्लस आयन को एड्सॉर्ब किया तो पॉजिटिव चार्ज कॉलोइड का फॉर्मेशन होगा. तो अगर AgI I माइनस को एड्सॉर्ब करेगा तो नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल सॉल का फॉर्मेशन होता है. बट अगर AgI Ag प्लस को एड्सॉर्ब करता है तो पॉजिटिव चार्ज कॉलोइडल सॉल का फॉर्मेशन होता है. दूसरा एग्जांपल दिया है FeCl3, उसको जब हम एक्सेस हॉट वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज सॉल का फॉर्मेशन होता है. ओके, ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ Fe3 प्लस आयन. However, when ferric chloride is added, जब हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं NaOH के अंदर, a negative charge sol is obtained by the adsorption of OH minus ion. Let's see. तो यहाँ आपको दिया है Fe2O3.H2O, यानी ये जो फेरिक क्लोराइड है उसको मैंने एक्सेस हेड हॉट वाटर के अंदर ऐड किया है, तो वो क्या करेगा, Fe2O3 यहाँ से, तो जो मेरा सॉल्व बना है Fe2O3.XH2O, वो क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर से Fe2 प्लस आयन को एड्सॉर्ब कर लेता है. ओके, सो यहाँ पॉजिटिव चार्ज सॉल्व का फॉर्मेशन होता है. किसके पॉजिटिव चार्ज सॉल्व का, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के पॉजिटिव चार्ज सॉल्व का फॉर्मेशन होता है. अब यही सॉल्व के अंदर अगर मैं, यानी ये जो फेरिक क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड के अंदर अगर मैं NaOH ऐड करता हूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज सॉल्व का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि NaOH के अंदर से वो OH माइनस को एड्सॉर्ब कर लेता है. सो आपको याद रखना है, डिस्पर्जन मीडियम में से जो पार्टिकल जो चार्जेस एड्सॉर्ब करते हैं उस टाइप के सॉल्व का फॉर्मेशन होता है. अगर पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व का फॉर्मेशन होगा, अगर नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब करेगा तो नेगेटिव चार्ज सॉल्व का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो ये आपको पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज सॉल्व के बारे में यहाँ बताया बाय टेकिंग द एग्जाम्पल. Having acquired positive or negative charge by selective adsorption on the surface of colloidal particle, as stated above, this layer attract counter ion from the medium, forming a second layer. अब यहाँ क्या हुआ कि हमारे colloidal salt
कॉलोइडल सॉल है, वो कॉलोइडल सॉल के अंदर क्या हुआ कि पार्टिकल्स ने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया वो मीडियम में से अट्रैक्ट करके, तो एक लेयर बन गया, ये चार्जेस का एक लेयर बन गया। अब यहाँ दूसरा लेयर भी बनता है। ओके, तो यहाँ क्या होता है, दिस लेयर अट्रैक्ट, ये जो पहला लेयर है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा काउंटर आयन को फ्रॉम द मीडियम, वो मीडियम में से दूसरे आयन को अट्रैक्ट करेगा, फॉर्मिंग अ सेकेंड लेयर, और उसके ऊपर दूसरा लेयर बनाता है। जैसे कि आप देखोगे तो हमने आगे यहाँ एग्जांपल देखा, AgI एंड I माइनस, ओके दैट्स कॉल्ड नेगेटिव चार्ज सॉल्व, क्योंकि उसने I माइनस को एड्सॉर्ब किया, तो दिस वन इज अ फर्स्ट लेयर। अब ये क्या करेगा, काउंटर आयन को एड्सॉर्ब करेगा, यानी K प्लस को एड्सॉर्ब करेगा, और K प्लस का सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड दैट्स वाई इस तरह का फॉर्मेशन होगा। सिमिलर वे यहाँ देखोगे, अगर AgI ने Ag प्लस को एड्सॉर्ब किया है तो दिस वन इज अ फर्स्ट लेयर, फिर वो काउंटर आयन I माइनस को एड्सॉर्ब करेगा सेकेंड लेयर के लिए, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लेयर, तो यहाँ आप देखोगे दो अपोजिट चार्जेस वाले टू लेयर्स का फॉर्मेशन होता है अराउंड द कॉलोइडल पार्टिकल, एंड दैट टू लेयर इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। गॉट इट, बहुत इजी है बेटा। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, द फर्स्ट लेयर ऑफ द आयन इज firmly held, यानी जो पहला लेयर होता है वो स्ट्रांगली हेल्ड होता है बाय द सॉल, एंड इस टर्म एज फिक्स लेयर, उसको हम फिक्स लेयर बोलते हैं। बट जो सेकेंड लेयर है, जो काउंटर आयन से जो सेकेंड लेयर बना है, इज मिडल इज मोबाइल, वो मोबाइल होता है, मोबाइल यानी मूविंग, वो चेंज होता रहता है, विच इज टर्म एज डिफ्यूज लेयर, जिसको हम डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। तो पहला लेयर है उसको हम फिक्स लेयर बोल देंगे बेटा, बट जो काउंटर आयन से जो दूसरा लेयर बना है उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज लेयर, क्योंकि वो मोबाइल होता है, मूविंग होता है। तो यहाँ आपको ऐसे दो लेयर्स का फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फिगर depict the formation of double layer since the separation of charge is set of potential, यानी जब चार्ज का सेपरेशन होता है, it is a set of it's a potential, the charges of opposite sign on the fixed and the diffuse part of the double layer result in the difference in potential between this layer in the same manner as potential difference is developed in capacitor, यानी कैपेसिटर के अंदर जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, सिमिलर वे उसी तरह ये जो डिफ्यूज लेयर होता है मीन्स मोबाइल लेयर है, और जो हमारा दूसरा फिक्स लेयर है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, उसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं या तो जेट्टा पोटेंशियल बोलते हैं, यस इट इज नोन एज जेट्टा पोटेंशियल। ओके, कि ये फिक्स लेयर, दिस वन इज अ फिक्स लेयर एंड दिस वन इज अ डिफ्यूज लेयर, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेट्टा पोटेंशियल। ओके, सो इफ टू पार्टिकल ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल, अगर इनसॉल्युबल मटेरियल के दो पार्टिकल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव डबल लेयर, अगर उनके अंदर डबल लेयर नहीं है, यानी फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर नहीं है, दे कैन come close enough and attractive van der Waal force pull them together, तो उनके बीच में वो एक दूसरे के साथ चिपक के कैसे रहेंगे, तो ऐसे बताया है कि उनके बीच में van der Waal अट्रैक्टिव फोर्स होता है, थोड़ा वीक होता है बट चल जाता है, वो एक दूसरे की ओर पुल करके रखते हैं और अट्रैक्ट करके रखते हैं। एंड व्हेन पार्टिकल पोजेस डबल लेयर, जब पार्टिकल के अंदर डबल लेयर प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ फिगर में बताया है, द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट पार्टिकल रिपल ईच अदर, तो ओवरऑल इफेक्ट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं एट लार्जर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट पार्टिकल रिपल ईच अदर एट लार्जर डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। ओके, एंड दिस रिपल्जन प्रिवेंट देयर क्लोज अप्रोच, जिससे क्या होता है वो एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, यानी जो मटेरियल है अगर उनके अंदर प्रेसिपिटेशन नहीं होता है पार्टिकल्स के बीच में, इफ टू पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल मटेरियल डू नॉट डबल लेयर, यानी इनसॉल्युबल मटेरियल है, उनके पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में अगर इनसॉल्युबल डबल लेयर नहीं है,
तो पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे ड्यू टू द वंडर अट्रैक्टिव फोर्स और एक दूसरे को पुल करेंगे, सामने सामने खींचेंगे, यानी उनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा। बट अगर उनके बीच में डबल लेयर प्रेजेंट है, दे रिपल ईच अदर, और एक दूसरे के पास नहीं आने देंगे एक दूसरे को। ओके, दिस रिपल्स एंड प्रिवेंट देयर क्लोज अप्रोच, दे रिमेन डिस्पर्स, और इसीलिए वो डिस्पर्स यानी एक दूसरे से अलग रहेंगे। एंड हमारा कॉलोइड वो कैसा रहेगा, स्टेबल। तो कॉलोइड की स्टेबिलिटी के लिए ये जेटा पोटेंशियल जरूरी है। गॉट इट। लास्ट में आपको बताया है द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट टू द सॉल, अगर मैं सॉल के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, इट्स सप्रेस द डिफ्यूज डबल लेयर, वो डिफ्यूज डबल लेयर को सप्रेस करता है एंड रिड्यूस द जेटा पोटेंशियल, जिससे जेटा पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। अगर जेटा पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, सो दिस डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, जिससे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन डिक्रीज होगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन डिक्रीज हो जाएगा तो बेटा क्या होगा, पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे। अगर पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे तो हमारा सॉल कैसा हो जाएगा, इनस्टेबल। गॉट इट। सो बिटवीन द पार्टिकल टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड कॉलोइड प्रेसिपिटेट्स, जो कॉलोइड्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दैट इज वाई कॉलोइड इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द अपोजिट चार्ज आयन, और इसलिए उनके बीच में जो अपोजिट चार्ज आयन होते हैं उसकी वजह से ये जेटा पोटेंशियल रिड्यूस हो सकता है। बराबर। तो इनस्टेबिलिटी कब क्रिएट होती है वो भी मैंने आपको समझाया अभी, और स्टेबिलिटी कब कब क्रिएट होती है वो अभी मैंने आपको जेटा पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद में मैंने आपको समझाया। तो आपको पता चलना चाहिए कॉरिडोर सॉल्यूशन कैसे स्टेबल होता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने टोटल 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, अभी भी एक प्रॉपर्टी बाकी, इलेक्ट्रोमॉर्फोसिस। बराबर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।